ब्रोकर्स बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि ब्रोकर्स जो खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकर्स हैं उनकी तरफ से कहां पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है, किन शेयरों से बचने की सलाह दी जा रही है, क्या कुछ उनके पीछे तर्क और कारण दिए जा रहे हैं। इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम इस पर बातचीत करते हैं। हर रोज़ हमारे साथ हर्ष जुड़ते हैं, आज भी जुड़ चुके हैं। हर्ष, बताइए आज किन कंपनियों पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए सर, ब्रोकरेज की रडार पर 4 कंपनी हम लोगों ने खंगाली। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी, उसमें से 4 कंपनियों को हमने निकाला। सबसे पहले रिलायंस की बात करते हैं। निवेशकों ने काफ़ी पेन झेला है इसमें। अब जो है यहाँ पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। कॉल जो है ओवरवेट का दिया है और 1520 रुपये का टारगेट दिया है। अब इन्होंने इसके पीछे के लॉजिक्स क्या दिए हैं कि स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। इसके पीछे का पहला तर्क ये है कि जो हाल ही में करेक्शन हुआ है, अब एकदम सही वैल्यूएशन पे स्टॉक आ चुका है। इसके अलावा इनका कहना है कि जो रिटेल सेगमेंट है, पीछे जो ग्रोथ धीमापन वहाँ पे देखने को मिल रहा था, अब धीरे धीरे वो रफ्तार पकड़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा टैरिफ में, यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर में जो टैरिफ में बढ़ोतरी होगी, उसका फ़ायदा भी कंपनी को मिलेगा। आने वाले दिनों में जो कंपनी की सब्सिडीज़ हैं उनकी लिस्टिंग होती हुई दिख सकती है, जिससे वैल्यू अनलॉकिंग का मौका मिलेगा और ये जो मजबूती है वो स्टॉक में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जेपी मॉर्गन ने कहा है कि फिलहाल के लिए उनको कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो ये हो गई पहली रिपोर्ट जेपी मॉर्गन की रिलायंस के ऊपर। तो रिलायंस पे जरा बातचीत कर लेते हैं सर से। सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसा लग रहा है सर? बाजार का दिग्गज, लेकिन काफ़ी हद तक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। 1200 के आसपास क्या इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है? लेकिन डेफिनेटली अगर आप देखेंगे अपसाइड पोटेंशियल है, फंडामेंटली चीजें जो है काफी वेल प्लेस्ड है, लेकिन कंसर्न भी बहुत सारे हैं। तो वो कंसर्न के कारण से है जो मार्केट में रिलायंस जो है अपर साइड में सस्टेन नहीं कर पाता है। जब तक ये काउंटर 1270-75 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक इसमें कोई फ्रेश जो है अपसाइड मोमेंटम नहीं बनेगा। मेरे हिसाब से स्टॉक्स एक रेंज बाउंड कारोबार कुछ दिनों तक और कर सकता है, हालांकि फंडामेंटल वैल्यूएशन है। लेकिन अगर मस्क जो है, मस्क की एंट्री इंडिया में होती है तो वो भी एक कंसर्न कंपनी के लिए बन सकता है। बाकी सारी चीजें जो है अभी फिलहाल एक कंसर्न काफी सारे हैं। इसके कारण से स्टॉक्स में वो अपसाइड पोटेंशियल जो है, जो फंडामेंटल अपसाइड पोटेंशियल होना चाहिए, वो बन नहीं पा रहा है। तो मेरे हिसाब से कुछ दिनों तक रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन ये फर्दर आपको 1274-75 के ऊपर क्लोजिंग आती है, उसके बाद में स्टॉक्स के अंदर फटाफट अप मूव देखने को मिलेगा। लास्ट क्वार्टर के नंबर काफी बढ़िया शानदार कंपनी ने पोस्ट किए थे, उसमें भी कोई दोहराया नहीं है। लेकिन आगे की कंसर्न के कारण ये स्टॉक जो है उतना जो है चल नहीं पा रहा। तो आपको एक टेक्निकल जो पॉइंट है वहां पे वो ध्यान रखना पड़ेगा। 1270-75 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो वहां से 1320-1350 तक की रेंज जो है फास्ट अपने को देखने को मिल सकती है। टिल डेट ये एक रेंज बाउंड कारोबार के अंदर रहेगा। लेकिन फंडामेंटल वैल्यूएशन है कि इसको अगर 2 से 3 साल के नजरिए के हिसाब से करना है तो स्ट्रेगर्ड वे में कोई भी डिप मिलती है तो वहां पे स्ट्रेगर्ड वे में बाइंग कर सकते हैं। जी, चलिए हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, दूसरी कंपनी बताइए। देखिए सर, दूसरा स्टॉक जो है ब्रोकरेज के रडार पर, वो है हिंडाल्को। सीएलएससी की यहाँ पर रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की इन्होंने कॉल दी है और टारगेट 800 रुपये का दिया है। अब इन्होंने कहा है कि जो ऑपरेटिंग नंबर्स हैं वो अच्छे रहे हैं और इन्होंने साथ में ये भी कहा है तांबा यानी कि कॉपर और एल्यूमिनियम सेगमेंट में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे ओवरऑल जो नंबर्स रहे उस पर असर होता हुआ दिखा है पॉजिटिव मैनर में। इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो अभी जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन, किसी भी तरीके से कोई डिले नहीं दिख रहा, कोई डिरेल नहीं दिख रहा, सब जो है ऑन ट्रैक पर है। इसके अलावा आने वाले दिनों में यहाँ पर कॉपर के बिजनेस में 600 करोड़ का मुनाफा होता हुआ दिख सकता है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो अभी हाल ही में कंपनी ने मीनाक्षी कोल ब्लॉक जो है उसकी बिड जो है वो जीती थी, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा जो टैरिफ की बात हो रही है स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर 25% की, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कोई देखने को नहीं मिलेगा। ये दूसरी रिपोर्ट हो गई। हिंडाल्को, यहाँ पर भी नज़र रखनी चाहिए। बहुत सारे सवाल जो है लोगों के आज हिंडाल्को को लेकर के आए हैं। 600 के आसपास चलता हुआ और जो टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है वो 800 रुपये के आसपास। सीएलएसए की रिपोर्ट है सर, आपका व्यू क्या होगा? मेटल में हमने देखा कि जो टैरिफ की बात निकल के आई थी, उसके बाद से तेज़ गिरावट जो है वो देखने को मिली थी ओवरऑल मेटल सेक्टर में। अभी क्या करना चाहिए मेटल में, खासतौर से हिंडाल्को पे? डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। ये एक ऐसा शेयर है जिसकी वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, अपसाइड पोटेंशियल इसके अंदर बना हुआ है। आप रिपोर्ट्स के हिसाब से भी देखेंगे तो भी बढ़िया हुआ है। अगर इसकी सब्सिडायरी की वैल्यूएशन भी आप देखेंगे नोवेलिस की, तो वो भी काफी सारा इसमें एडिशन कर सकता है। बीच में अगर वो नोवेलिस के आईपीओ की लिस्टिंग की बात कर रहे थे, लेकिन मार्केट जो है उतने अट्रैक्टिव नहीं थे तो शायद वो आए नहीं।
वो भी पाइपलाइन में आज नहीं तो कल आने वाली है। तो वैल्यूएशन है स्टॉक्स के अंदर, अपसाइड पोटेंशियल है। मीनवेल टैरिफ की बात करें तो इतना कोई टैरिफ इनको इम्पेक्ट करने वाला है नहीं। तो ये काउंटर के अंदर डेफिनेटली किसको पोजीशन बनानी है तो बना सकते हैं। 740 से 750 की रेंज जो है शायद अपने को हो सकता है कि 6 से 9 महीने की रेंज टाइम के पीरियड में देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे एक बाइंग प्रिफर्ड है। जी, ये बात रही हिंडाल्को की, और हिंडाल्को के बाद आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी का रुख करते हैं। बताइए। मारुति है यहाँ पर, HSBC की रिपोर्ट आई है और यहाँ पर इन्होंने जो टारगेट है वो 14,000 रुपये का दिया और खरीदारी की सलाह दी है। अब 14,000 रुपये का टारगेट दिया, साथ में कुछ बातें कही हैं इन्होंने। सबसे पहली चीज़ कही है कि जो नंबर्स हैं वो इनलाइन है, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक ये नंबर्स रहें। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि भारत जो है वो EV सेगमेंट में एक बड़ा एक्सपोर्टर के तौर पे हब बनता हुआ दिख सकता है और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वो सुजुकी और टोयोटा निभाती हुई दिखेंगी और मारुति को इसके सीधे तौर पे फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा 5,000 से 6,000 सेल्स यूनिट हर महीने के हिसाब से होती हुई दिख सकती है। आगे के लिए इन्होंने एक एस्टिमेट जताया है। इसके साथ ही HSBC का कहना है कि थोड़ा मार्जिन पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट के जो नंबर्स हैं उसमें ही ग्रोथ देखने को मिलती रहेगी। तीसरा स्टॉक हो गया, अब हम आखिरी स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे आगे। जी जी बिल्कुल। मारुति में रफ्तार रहेगी कि नहीं सर? ऑटो के नंबर्स ने काफ़ी परेशान किया हुआ था। अब आगे के लिए क्या आउटलुक दिखाई दे रहा है आपको? शहरी कंजम्पशन क्या बढ़ता हुआ दिखाई देगा? क्या दोबारा जो है ऑटो के नंबर्स बेहतर होते हुए दिखाई देंगे? ये डेफिनेटली आप देखिए, ये इनकी सेल्स की यूनिट जो नंबर है वो मेरे हिसाब से बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी जो रिसेंटली इनकम टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुए हैं तो ये मिडिल क्लास के हिसाब से है। तो मिडिल क्लास का स्पेंडिंग जो आएगा, या तो आप एसीज के अंदर आ जाओ या 4 व्हीलर के अंदर आ जाओ, ये टाइप के चीजों के अंदर ही जो है एक अपसाइड पोटेंशियल बनेगा। यहाँ पे सेलिंग के नंबर्स जो है थोड़े बढ़ते हुए आएंगे। इसी के कारण से शायद ब्रोकरेज भी काफी बुलिश है। हमारा नजरिए भी यहाँ पे कोई भी डिप मिलता है 12,400 500 की रेंज में अगर वापस मिलता है, और थोड़ा सा अगर कोई भी ज्यादा डिप मिलता है 11,800 की रेंज में अगर मिलता है, तो वहां पे ये आराम से बाइंग की जा सकती है। ये लेवल के ऊपर भी करना है तो थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से 14,000 से 14,500 की रेंज जो है आपको आने वाले 1 साल के अंदर आराम से दिखाई दे सकती है। ठीक, तो ये रहा है मारुति के ऊपर। आखिरी कंपनी बताइए। आखिरी कंपनी है इंडसइंड बैंक। यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट आई है और खरीदारी की सलाह दी है। 1,378 रुपये का इन्होंने यहाँ पर टारगेट दिया है। अब इसके पीछे के लॉजिक्स क्या दिए हैं उनके, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, MD और CEO के रीअपॉइंटमेंट को लेकर कोई अपडेट नहीं है। ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, जब भी किसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे मैनेजमेंट में बदलाव होता है तो काफ़ी इम्पैक्ट करता है। तो इन्होंने ये कहना है कि MD और CEO के रीअपॉइंटमेंट को लेकर कुछ अपडेट नहीं है, तो हम इसको ऐसे एज ए न्यूट्रल तौर पे लेते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कहा है कि Q3 के मुकाबले Q4 में जो MFI है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेगमेंट है, वहाँ पर स्लिपेज बढ़ता हुआ दिख सकता है और इसके चलते प्रोविजनिंग पर ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा Q4 में। और प्रोविजनिंग पे दबाव देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है मार्जिन पे इम्पैक्ट होगा यहाँ पे। इसके साथ ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी Q3 के मुकाबले Q4 में यहाँ पे दबाव में देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर इंडसइंड बैंक को लेकर कही गई हैं सिटी के द्वारा। चलिए, 1378 का टारगेट है इंडसइंड बैंक को लेकर के सिटी की तरफ से। आपका टारगेट क्या होगा सर महेश जी? नहीं, डेफिनेटली टारगेट है। बैंक के अंदर वैल्यूएशन भी है, बट ये एक ऐसा बैंक है वहाँ पे एक थोड़ी सी अनसर्टनटी टाइम टू टाइम जो है वहाँ पे दिखाई देती रहती है। तो अपसाइड पोटेंशियल डेफिनेटली यहाँ पे 1350 से 1450 तक की भी रेंज इसमें देखने को मिल सकती है, लेकिन अनसर्टनटी थोड़ी सी इसमें हमेशा से बनी रहती है। तो काउंटर में स्पेसिफिक अगर कोई भी बाइंग करना है तो आपका पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर वेटेज जो है थोड़ा कम रखें, बट यस पोटेंशियल है यहाँ पे भी। ठीक सर, चलिए इसी के साथ हमारे इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका। चलिए तो हमारे